हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल फॉर द 9th लेक्चर ऑफ एनिमल इकोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में इकोसिस्टम का यूनिट ख़त्म किया था और इस लेक्चर के ऑनवर्ड्स हम पॉपुलेशन का यूनिट शुरू करेंगे। वी हैड सीन ब्रीफली अबाउट पॉपुलेशन इन द फर्स्ट 2 lectures of our lecture series, and today now onwards we will be dealing with the population ahead. So let's begin. Let's see the introduction first. The term population has its origin in Latin word, ठीक है, Latin word है populus, जिसका मतलब होता है people, ठीक है, populus का मतलब होता है people, और इस populus word से आया है word population। तो इसका ओवरऑल लॉजिक ये है कि population में individuals होते हैं, तो जब यहाँ हम people बोल रहे हैं, people से हमारा actually people मतलब नहीं है, इसका मतलब है individuals। तो population के individuals के बारे में हम बात कर रहे हैं। Now, group of individuals that occupies a specific space at a specific time is called as population. तो group of individuals जो specific space और specific time पे एक specific time पे occupy करता है उसको हम population कहते हैं। इस तरह से हम population को define करते हैं। A group of organism in a particular locality, अगर एक छोटे locality की हम बात करेंगे at the same of the same species, ठीक है, which belongs to the same species, एक ही species के organism कोई एक particular locality में अगर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं local population या फिर DEME, ठीक है, DEME, DEME। जैसे अगर मैं बोलूँ crows ये throughout the world common है, it's a common species which is found throughout the world, लेकिन अगर मुझे नासिक के crows की बात करनी होगी तो I'll say local population of crows और DEME of crows, ठीक है। Now population can be of 2 types. It could be monospecific or it could be mixed population. इस बारे में हमने इनिशियल लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद है तो हमने 2 टर्म्स यूज़ किए थे, मोनोस्पेसिफिक और मिक्स पॉपुलेशन में दूसरा हमने टर्म यूज़ किया था पॉलीस्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक ये वर्ड मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेन किया था, ये स्पीशीज़ को सिग्निफाई करता है, और मोनो मीन्स 1, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है। तो आप मतलब गेस कर सकते हैं, मोनो स्पीशीज़ मतलब एक स्पीशीज़ वाली पॉपुलेशन, पॉली स्पीशीज़ मतलब मेनी, मिक्स्ड पॉपुलेशन या बहुत सारे स्पीशीज़ की पॉपुलेशन। Now every individual has its own characteristics, but for population the characteristics of individual members do not apply, rather a group characteristics apply। मतलब हर ऑर्गेनिज्म की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, पर जब हम पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम एक की कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर नहीं करते हैं, हम ओवरऑल सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वी विल स्टार्ट विद स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको इसमें बता दूं, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हर कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, एज स्ट्रक्चर और सेक्स रेशियो, और आने वाले कुछ और लेक्चर्स में हम बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन विद स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। सो फर्स्ट वन, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स per unit area or per unit volume in an environment is called as population density। तो number of individuals per unit area में, या अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने रहेंगे उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। द पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इट कैन बी कैलकुलेटेड in the terms of numerical density or it could be calculated in terms of biomass density, ठीक है। 2 तरीके से इनका ये कैलकुलेशन है, आपको मैं बता दूं, इसके पॉपुलेशन डेंसिटी के टाइप्स हम और आगे पढ़ने वाले हैं। ये हम कैलकुलेशन बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, न्यूमेरिकल या फिर बायोमास डेंसिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल डेंसिटी इंक्लूड्स the number of individuals per unit area or volume, whereas biomass density includes biomass per unit area or volume। as the name suggests, numerical density में हम number देखेंगे और बायोमास डेंसिटी में हम बायोमास देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो ये तो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि नंबर क्या है, पर बायोमास क्या है ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का अगर हम वाटर पार्ट निकाल देंगे तो जो कुछ भी बचेगा दैट इज़ कॉल्ड एज बायोमास, ओके। नाउ एग्जाम्पल अगर अच्छा चलिए आगे देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू एग्जाम्पल। फॉर अ स्टैंडर्ड एरिया, अगर हम एरिया फिक्स रखते हैं और वॉल्यूम फिक्स रखते हैं,
Larger the organism, lesser will be the numerical density and greater will be the biomass density. Whereas smaller the organism, greater will be the numerical density and lesser will be the biomass density. इसका क्या मतलब हुआ? हम एरिया सेम रख रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं फॉरेस्ट का एग्जांपल कि एक फॉरेस्ट हमने लिया, एरिया सेम रखा है और दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करेंगे. एक हम बोल रहे हैं एलिफेंट और एक हम बोल रहे हैं एंट. ठीक है, तो लार्जर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? एलिफेंट हो गया और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? एंट हो गया. जब न्यूमेरिकल डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो लेट्स से एक फॉरेस्ट में 50 एलिफेंट्स है. ठीक है, कितने हैं? 50 एलिफेंट्स है और लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ एंट्स हैं. ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेंसिटी जब हम देखेंगे तो एलिफेंट की न्यूमेरिकल डेंसिटी लेस आएगी. न्यूमेरिकल डेंसिटी फॉर एलिफेंट विल बी लेस एंड एंट विल बी मोर. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिफेंट्स आर लेस एंड नंबर ऑफ एंट्स आर मोर. पर वही जब हम इसकी बायोमास डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो एलिफेंट की बायोमास डेंसिटी ज़्यादा आएगी और एंट की बायोमास डेंसिटी कम आएगी. क्यों? क्योंकि बॉडी वेट एलिफेंट का ज़्यादा है, तो 50 हाथी मिलके भी हज़ारों एंट के बराबर इक्वल बायोमास नहीं रखेंगे, एलिफेंट्स का बायोमास ज़्यादा रहेगा. So larger the organism, lesser will be the numerical density and greater will be biomass density, whereas smaller the organism, greater will be the numerical density and lesser will be the biomass density. Okay, now as in natural population, the patterns of dispersion of organisms are very different. Hence the population density can be described in two ways, that is crude density and ecological density. ठीक है, crude density क्या होती है? It is the density per unit total space and ecological density क्या होती है? Density per unit habitat space. अब ये फ़र्क है, total space हम बात कर रहे हैं और habitat space बात कर रहे हैं. ecological density को specific density भी बोलते हैं, economic density भी बोलते हैं या niche density भी बोलते हैं. niche, नीचे इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, but it is niche. ठीक है, niche density. Okay, I'll explain you with help of a diagram. Okay, rather graph. देखिए इस ग्राफ में हमको दो चीज़ें दिख रही हैं. एक तो दिख रहा है ग्राफ वाटर डेप्थ का और दूसरा हमको दिख रहा है फिश के डेंसिटी का. ठीक है, अब नीचे ये मंथ्स दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन. तो अब देखेंगे जैसे समर आता है वाटर की डेंसिटी कम होते जाती है. ठीक है, और फिर जैसे रेनी सीजन आके समर चला जाता है वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होते जाती है. सॉरी, ठीक है, तो पहले वाटर की डेंसिटी कम हुई और फिर वाटर की डेंसिटी इंक्रीज हुई. आप इमेजिन करो एक पॉन्ड है, जैसे गर्मी आएगी वो पॉन्ड सूख के श्रिंक होने लगेगा और जैसे बाद में गर्मी चली जाएगी वो पॉन्ड बारिश वगैरह से वापस भर के अपना रिस्टोर कर लेगा वाटर वॉल्यूम. तो अब देखो जैसे पानी कम हुआ, यू विल सी ये डॉटेड लाइन वाला आपको दिख रहा है, ये क्रूड डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं. क्रूड डेंसिटी क्या होती है? टोटल स्पेस के हिसाब से होती है. ठीक है, टोटल स्पेस कितना है? टोटल स्पेस डिक्रीज हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? यस, टोटल स्पेस इज डिक्रीजिंग. हेंस द क्रूड डेंसिटी डिक्रीजेस एज द वाटर डेंसिटी डिक्रीजेस एंड क्रूड डेंसिटी इंक्रीजेस एज द वाटर डेंसिटी इंक्रीजेस. तो ये एग्जैक्टली डिपेंडेंट है टोटल ओवरऑल कितना प्रेजेंट है उस पर. ठीक है, ओवरऑल कितना प्रेजेंट है. तो अगर लेट्स से वॉल्यूम जैसे जैसे पानी का कम हुआ तो टोटल स्पेस भी कम हुआ, तो उस हिसाब से क्रूड डेंसिटी भी कम हुई, क्योंकि फॉर्मूला में ये टोटल का अमाउंट कम होते जाएगा. जैसे अगर पहले 10,000 है तो वो फिर बाद में 1000 हो जाएगा और फिर बाद में और कम होते जाएगा, लाइक दैट. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कम होने के वजह से उसको हम कंसिडर करने की वजह से उसकी डेंसिटी, क्रूड डेंसिटी की वैल्यू भी कम होते जाएगी. पर वही इकोलॉजिकल डेंसिटी की वैल्यू देखिए, जैसे वाटर लेवल कम होता है, एज द वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग द इकोलॉजिकल डेंसिटी इंक्रीजेज. क्यों? क्योंकि हैबिटेट स्पेस की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, हैबिटेट स्पेस पहले जितना था उससे कम होते जा रहा है, तो श्रिंक होते जा रहा है हैबिटेट स्पेस. लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखिए, यहाँ पे अगर लेट्स से इतने फिशेस थे, ठीक है, 10 फिशेस इतने से वाटर में, फिर 10 फिशेस इतने वाटर में, फिर 10 फिशेस इतने वाटर में, फिर फर्दर 10 फिशेस इतने से वाटर में. इमेजिन करो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ है, पॉन्ड श्रिंक होते गया है तो, लेकिन फिशेस उतनी ही रही हैं, तो डेंसिटी इधर बढ़ गई ना, इधर क्राउडिंग ज़्यादा होगा कि नहीं. हेंस द इकोलॉजिकल डेंसिटी इंक्रीजेस एज द वाटर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड देन सडनली इट फर्दर changes its course as the water level increases. समझ में आ रहा है आपको?
I hope you have understood. If you are not understood, you can contact me anytime. Let's further see. Density is also measured in terms of abundance. ठीक है, abundance. ये abundance अलग अलग तरीके से calculate होता है. And complete count of individual for a particular area is called as census. ठीक है, census बोलते हैं. आपने ह्यूमन सेंसस के बारे में सुना होगा. आप लोगों के एज के बच्चों ने एक सेंसस डेफिनेटली देखा होगा जो 2010 में हुआ था. Okay, now population density can also be measured in the following ways. There are various ways in which we can calculate population density by counting the total organisms, that is total count. Then another method is called as quadrat sampling method. We will be studying about this in detail. Then marking and recapture method. इसमें हम organism पकड़ते हैं, उसको mark करते हैं और फिर बाद में again continuously हम पकड़ते रहते हैं, तो बाद में वही organisms हमारे पकड़ में आते हैं जिनको हमने पहले भी पकड़ा था, बट वी कैन आइडेंटिफाई देम बिकॉज वी हैव मार्क्ड देम. जनरली बर्ड्स के केस में ये होता है. ठीक है, रिमूवल सैम्पलिंग, इंसेक्ट्स और बाकी चीज इसमें हम लोग ये एक्चुअली रिमूव कर लेते हैं इंडिविजुअल. एंड प्लॉटलेस सैम्पलिंग, दिस इज अनदर मेथड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर. Okay, mathematically the population density can be calculated as follows. D is equal to n upon A into T, where D is density, n is the number of individual, A is the area and T is the time unit. ठीक है, so कैसे calculate होता है population density? D is equal to n upon A into T. So देखिए time unit अगर change होगा तो भी density उसकी change होती है. Let's see now age structure. हमने फर्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देख लिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स बिगिन विद स्टडिंग एज स्ट्रक्चर. नाउ इन अ पॉपुलेशन डिफरेंट एज के ऑर्गेनिजम्स, आई मीन इंडिविजुअल्स रहते हैं. ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड द प्रपोर्शन ऑफ दिस इंडिविजुअल्स इन ईच एज इज कॉल्ड एज एज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नाम से ही जैसे हमको समझ में आ रहा है, ये इंडिविजुअल्स अलग अलग एज के हो सकते हैं और अलग अलग प्रपोर्शन में हो सकते हैं. एज स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द अदर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नेटैलिटी एंड मॉर्टैलिटी. नेटैलिटी मॉर्टैलिटी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं. ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के एंड दे आर अफेक्टेड बाय एज स्ट्रक्चर. ठीक है, कैसे ये बताते हैं. नेटैलिटी इज बर्थ रेट, मॉर्टैलिटी इज डेथ रेट. ठीक है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय एज. अगर नेटैलिटी बर्थ रेट है, थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगाएंगे, नेटैलिटी बर्थ रेट है, एज डिपेंडेंट है ना रिप्रोडक्शन? यस, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक एज के बाद ही होता है, तो नेटैलिटी ऑब्वियसली बर्थ रेट ये रिप्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है और रिप्रोडक्शन ये एज पे डिपेंडेंट है. सो नेटैलिटी इज एज डिपेंडेंट. सेम वे डेथ रेट, डेथ ये इस पे डिपेंडेंट है, एज पे डिपेंडेंट है. जो बूढ़े हो जाते हैं दे डाई, और जो बहुत यंग वन रहते हैं दे आर ऑल्सो मोर ससेप्टेबल टू डाई. सो एज रिलेटेड रहती है डेथ रेट भी, इसीलिए मॉर्टैलिटी भी एज स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. Hence, natality and mortality are two characteristics of population which are dependent on the another characteristic, that is age structure. The young and old age groups are more prone to death, and reproductive ability of the organism is determined by age. Hence, this reason for natality and this reason for mortality. Okay, now the reproductive status of a population can be determined by studying the ratio of different age structures. Age structures मतलब हर age group को हम age structure बोलते हैं. The population can be divided into 3 age structures. क्या क्या है? एक प्री रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन से पहले, एक रिप्रोडक्टिव मतलब जिनमें रिप्रोडक्शन होगा, एंड एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनमें रिप्रोडक्शन हो चुका है. ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब ही यंग एज, रिप्रोडक्टिव मतलब एडल्ट्स बोलते हैं मैं इनको, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ये ओल्ड एज. ठीक है, द लेंथ ऑफ दीज 3 एज स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी कम्प्लीटली एब्सेंट ऑल्सो इन सर्टन केस. अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे इंसेक्ट्स का, जैसे होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई का. ठीक है, उनमें क्या होता है, लाइफ साइकिल कैसे होता है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ऐसे होते हैं. तो फर्स्ट जो उनका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है दैट इंक्लूड्स एग, लार्वा एंड प्यूपा. ये मैक्सिमम टाइम इनके पूरे लाइफ स्पैन का ले लेता है, एग, लार्वा और प्यूपा. प्यूपा से जब एडल्ट बनता है, एडल्ट रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया. तो पहला प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया, रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया. अब रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि मेल्स तो इमीडिएटली दे डाई. ठीक है, तो देर इज नो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, एंड फीमेल्स ऑल्सो दे ले एग्स एंड दे डाई. तो टेक्निकली देर इज हार्डली एनी पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज.
तो इनमें ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज प्रेजेंट ही नहीं होती है. ओनली प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स. तो देखो ऑब्वियसली अगर एक पूरी स्टेज गायब हो गई है तो उसी के वजह से ये जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड होती है. कैसी होती है? प्रोलॉन्ग मतलब लंबी होती है. ठीक है. सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि एज स्ट्रक्चर्स कैसे वेरी करते हैं. ह्यूमन बींग्स में ये तीनों एज स्ट्रक्चर्स जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं. Now, Anant Krishnan and Vishwanathan in 1983 represented proportions of different age structures geometrically and they called that representation as age pyramid. Geometric representation है जिसमें vertical bar graph is presented for each age structure. हर age structure के लिए एक vertical bar graph बनाया जाता है. बोडहैमियन ने 1938 में क्या किया था? पॉपुलेशन के 3 टाइप्स बताए थे. ठीक है. पॉपुलेशन के 3 टाइप्स बताए थे. एक पिरामिड विथ ब्रॉड बेस, इसको ट्रायंगुलर भी बोलते हैं. ठीक है. दूसरा बेल शेप्ड पॉलीगॉन और तीसरा अर्न शेप स्ट्रक्चर. ऐसे 3 बताए थे. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो फर्स्ट वन इज द पिरामिड विथ ब्रॉड बेस दैट इज ट्रायंगुलर जिसको हम बोल रहे हैं. ठीक है. फिर बेल शेप्ड एंड लास्ट इज इन्वर्टेड अर्न मतलब मटका जैसे. तो ये उल्टा मटके जैसे दिखता है ना, इन्वर्टेड अर्न. तो ऐसे 3 बताए थे. ये एज ग्रुप के हिसाब से जब हम प्लॉट करते हैं इंडिविजुअल्स को तो हमको मिलता है. तो ट्रायंगुलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें दिख रहा है हमको पिरामिड, एज पिरामिड ट्रायंगुलर दिख रहा है, उसमें क्या होता है? प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज देखो सबसे ज़्यादा है, उससे कम रिप्रोडक्टिव है और फर्दर कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव है. ऐसी पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होती है. ठीक है. मतलब बढ़ रही है. नेक्स्ट देखेंगे. ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो हमको इसमें दिखता है कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑलमोस्ट सेम है, वेरएज पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज थोड़ा डिक्लाइनिंग है. पर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज और प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज ये इक्वल आती है इनमें, तभी ये स्टेबल पॉपुलेशन होती है. इसको बोलते हैं हम स्टेबल पॉपुलेशन. मतलब जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मर रहे हैं. ठीक है. एंड लास्टली द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जिसमें number of pre-reproductive stage is very less as compared to the number of post-reproductive stage. तो post-reproductive stage ज़्यादा रहता है और pre-reproductive stage कम रहता है. तो इसको हम declining population बोलते हैं. ठीक है. So these are the 3 types of populations which had been described by Bodenheimer. ठीक है. Now let's see sex ratio. The ratio of total number of males to females is called as sex ratio. ठीक है. जनरली नेचुरल पॉपुलेशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग नेचुरल पॉपुलेशन में ये 1:1 रहता है, लेकिन ये डेविएट हो सकता है पीरियोडिकली भी, सीजन वाइज भी एंड परमानेंटली भी. जैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है इट इज़ डेविएटिंग. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोशल इंसेक्ट्स. आपने बीज का एग्जांपल पढ़ा था अपने सेकेंड ईयर में, अपने स्कूल 12th वगैरह में हनी बीज के बारे में पढ़ा होगा कि 2 तरह की हनी बीज होती हैं. और आपने सेकेंड ईयर में भी एपिकल्चर में पढ़ा होगा कि नहीं, आप सेकेंड ईयर में एपिकल्चर में पढ़ोगे, आपको अभी नहीं है, आप सेकेंड ईयर में एपिकल्चर में पढ़ोगे कि बीज जो हैं इनमें फीमेल बीज जो हैं ये कॉलोनी को मेनली ऑक्यूपाई करती हैं. इसके अलावा मेल्स भी रहते हैं जिनको हम बोलते हैं ड्रोन्स. इनका नंबर बहुत कम रहता है कॉलोनी में. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स आर देयर एंड हार्डली एनी मेल्स आर देयर. ठीक है. द सेक्स रेशियो कैन ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द एज प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. एज प्रोफाइल के हिसाब से भी चेंज होता है. कैसे, आगे हम चल के देखते हैं. ठीक है. देर आर 4 different types of variations in sex ratio which can be seen. First one is primary sex ratio which is called as the sex ratio at the time of fertilization. So the sex ratio at the time of fertilization is called as primary sex ratio. ठीक है. The sex ratio at the time of birth, ये fertilization था. The sex ratio at the time of birth is called as secondary sex ratio. ठीक है. Okay. Now then there is tertiary sex ratio, that is the sex ratio of adults, and quaternary sex ratio, that is the sex ratio of post reproductive stage. So these are the 4 different types of
sex variations in the sex ratio which are seen. I hope you have understood everything. If you have any doubts and queries, you can contact me through WhatsApp, email or through my blog. Thank you.